हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करेंगे बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो उसमें अपन ने पाचन तंत्र के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया था। इसमें आज अपन चर्चा करेंगे फ्रेंड्स पाचन ग्रंथियों के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो चालू करने से पहले कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि क्या होती है? तो फ्रेंड्स, अपने मुख में अपन मानते हैं कि अपना मुख जो होता है वह उसमें दिन भर अपन मान सकते हैं कि एक नमी पाई जाती है। तो वह अपन मान सकते हैं कि लार के द्वारा, या अपन भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उस समय भी उसके अंदर उस नमी की मात्रा बढ़ जाती है, वह भी एक प्रकार की लार होती है। और लार क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करती है। अब लार क्या होता है? रंगहीन क्षारीय द्रव होता है जो विभिन्न लार ग्रंथियों द्वारा मुख गुहा में स्त्रावित किया जाता है। अब लार में मुख्य रूप से 98.5 से 99% जल होता है और शेष एंजाइम और खनिज लवण पाए जाते हैं। और लार ग्रंथि मुख्य 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। एक तो ये पाई जाती है कर्ण पूर्व ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं, जो अपन मान सकते हैं कान के पास स्थित होती है। एक होती है अधोजंब, जो जीभ के नीचे की तरफ होती है, और एक होती है अधो जिह्वा, जो जीभ के ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो 3 मुख्य ग्रंथि यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। अब लार का कार्य क्या क्या होता है फ्रेंड्स? लार भोजन को नमी देता है व निगलने की क्रिया को उत्तेजित करता है। लार में उपस्थित एमाइलेज पाचन क्रिया में सहायता करने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एंजाइम सहायक होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज होता है। मुख तथा दांतों को साफ करने का कार्य किया जाता है लार के द्वारा। भोजन को स्वाद प्रदान करने का कार्य करता है और विषैले पदार्थों को निष्कासित भी किया जाता है। अब लार क्या करती है? भोजन को लसलसा बना देती है, जिससे भोजन जो होता है वह आगे निगलता रहता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, लार में अगर इनके जो 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं, इनके कार्य पूछे तो जो कर्णपूर्व जो ये ग्रंथि पाई जा रही है, यह क्या करती है? तरल का स्त्राव करती है, तरल पदार्थ का स्त्राव करती है और अपने गालों में पाई जाती है। जो अधोजम या अवचिबुकीय लार ग्रंथि होती है, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिससे तरल तथा श्लेष्मा दोनों का स्त्राव होता है। निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिला ग्रंथि के दोनों ओर स्थित होती है ये ग्रंथि। फिर अधोजिह्वा जो ग्रंथि होती है वह जिह्वा के नीचे स्त्रावित होती है और श्लेष्म का स्त्राव करती है। वैसे इतना डिटेल से नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कौन सी ग्रंथि क्या है का स्त्राव करती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जठर ग्रंथियों के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जठर ग्रंथियां जो होती है, यह आमाशय की भित्ति में पाई जाती है। तो आमाशय की जो दीवार में उपस्थित लगभग 3.5 लाख जठरीय ग्रंथियां होती है, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठरस का स्त्राव करती है, जिसमें लगभग 99% तो जल होता है और अन्य पदार्थ मुख्यतः HCl इसमें उपस्थित होता है। HCl क्या होता है? प्रबलतम अम्ल होता है। इसके कारण जो स्त्रावित पदार्थ होता है वह अम्लीय होता है और इसका पीएच मान लगभग 1.2 या 1.5 के लगभग होता है। HCl क्या करता है फ्रेंड्स? यह क्या करता है? जो क्षारीय भोजन आता है मुख गुहा से, उसको अम्लीय बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ अपन कहते हैं जो हानिकारक जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करता है, और जो पाचन क्रिया में जो निष्क्रिय एंजाइम है उनको सक्रिय बनाने का कार्य भी HCl करता है। अब आमाशय में पाचन की क्रिया जठरस द्वारा होती है। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है और भोजन को सड़ने से रोका जाता है, और भोजन में उपस्थित कठोर तथा तंतुमय जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को तोड़कर ढीला बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा भोजन पर लार के प्रभाव को समाप्त किया जाता है। तो ये सारे इससे जो HCl स्त्राव होता है उसके कार्य माने जाते हैं। अब ये यहाँ पर देख लीजिए अपने, ये आत्र ये आमाशय की भित्ति दिखाई गई है फ्रेंड्स, जिसमें अपन कह सकते हैं कि ये पार्ट सारे जो पेराइटल कोशिकाएं, श्लेष्म ग्रीवा कोशिकाएं,
पूर्व कोशिकाएं ये पाई जाती है। केवल आपको दिखाने के लिए फ्रेंड्स, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन मुख्य रूप से इन्हीं से आएगा कि निम्न में से HCl का कार्य कौन सा है या नहीं है। तो आमाशय में पाचन क्रिया के लिए सहायक, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट, भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन में उपस्थित कठोर व तंतुमय पदार्थों तोड़कर ढीला बनाता है, भोजन पर लार के प्रभाव को नष्ट करता है और निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाने का कार्य भी करता है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे अपने अगली जो ग्रंथि है वह ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि है। इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये अपने को पता होनी चाहिए। फिर यह डायफ्राम के कुछ पीछे की ओर स्थित होती है और इसका अधिकतम जो वजन होता है वह इसके दाईं ओर होता है, यानी दायां भाग इसका बड़ा होता है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है जो यकृत को घेरे हुए रहती है। यह ग्रंथि पित्त का निर्माण करते, इसे अपन पितरस कहते हैं। और ये पितरस जहाँ एकत्रित होता है वह क्या होता है, पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय में पितरस होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना यकृत का मुख्य कार्य होता है। ग्लूकोज यानी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि भोजन, अपन जो अतिरिक्त भोजन लेते हैं उसे यकृत क्या कर देता है, ग्लूकोजेनेसिस की एक क्रिया होती है जिसके द्वारा उसे ग्लाइकोजन में यह परिवर्तित कर देता है और यह ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में वसा के रूप में एकत्रित रहता है। और भविष्य में जब अपने को ग्लूकोज या भोजन की कमी होती है तो यह ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और अपनी भोजन की पूर्ति होती है। इसके अलावा यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक मानी गई है। प्रोटीन अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है और विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए सी डी का क्या करता है, संचय करने का कार्य भी करता है। तो फ्रेंड्स यकृत के मुख्य कार्य जरूर से ध्यान रखिए। विशेषकर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है इसके द्वारा पितरस का स्त्राव होता है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है। ये मुख्य बातें जरूर याद रखनी है। इसके बाद में जो अगली ग्रंथि दे रखी है फ्रेंड्स वह कौन सी अपनी अग्नाशय ग्रंथि है, वह अपनी अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय जो ग्रंथि है फ्रेंड्स, अगर पता हो तो इसे एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसे मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन तथा एंजाइम जो होते हैं दोनों का स्त्राव किया जाता है। अग्नाशय के द्वारा मुख्य 3 हार्मोन स्त्रावित होते हैं फ्रेंड। एक तो होता है सामान्य तौर पर अपन इंसुलिन, एक ग्लूकेगॉन और एक होता है सोमेटोस्टेरोन। इंसुलिन जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स वह क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको कम करने का कार्य करता है। वह इंसुलिन का कार्य होता है या नियंत्रित करता है या कम करने का कार्य करता है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। और सोमेटोस्टेरोन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियत रखता है, न तो बढ़ने देता है न घटने देता है। तो ये 3 हार्मोन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेरोन। इनके अलावा एमाइलेज, लाइपेज वगैरह एंजाइम की भी उपस्थिति होती है, इसलिए अपन मानते हैं कि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों के स्त्राव होने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह अग्नाशय दे रखा है, ये इसकी वाहिनी कोशिकाएं मुख्य रूप से। अग्नाशय से ये अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है और ये कौन सी है, बहिस्रावी कोशिकाएं मानी गई है। और ये इससे जुड़ा हुआ पार्ट अपन कह सकते हैं आमाशय के पार्श्व भाग से ये अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। अग्नाशय एक बड़ी पीली ग्रंथि होती है जो कि ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में यकृत तथा आमाशय के नीचे की ओर स्थित होती है। अग्नाशय रस को स्त्रावित किया जाता है इसके द्वारा, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और इसके द्वारा हार्मोन्स भी उत्पन्न होते हैं। अब देखिए अग्नाशय से संबंधित मुख्य और बातें। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है ये। अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और एक और होता है फ्रेंड्स सोमेटोस्टेरोन, इनका स्राव करती है। बहिस्रावी हार्मोन अग्नाशय रस जिसमें अनेक एंजाइम होते हैं, यह एंजाइम छोटी आंत की ग्रहणी भाग में स्त्रावित होते हैं। जैसे अग्नाशय की कुछ कोशिकाएं होती है जो समूह के रूप में होती है, उन्हें लेंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। इनकी जो अल्फा कोशिका होती है उसे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्त्रावित होता है, बीटा से इंसुलिन होता है और जो गामा सेल्स होती है उनके द्वारा सोमेटोस्टेरोन का स्त्राव किया जाता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, जो अग्नाशय होता है वह 6 से 8 इंच लंबा यू आकार का होता है। ये जरूर से ध्यान रखना अपने, इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का होता है। और ग्लूकेगोन तथा इंसुलिन मिलकर शरीर में क्या करते हैं, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। तो ये भी इसी से, अग्नाशय से रिलेटेड बातें होती है फ्रेंड्स, ज़रूर याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा आंतरिक ग्रंथियाँ, जो आंत्र में पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती है, और आंतरिक ग्रंथियों का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, वह क्या होता है, अवशोषण का होता है। आंतरिक ग्रंथियाँ असंख्य सूक्ष्मदर्शी ग्रंथियाँ होती है जो कि छोटी आंत की श्लेष्मिका में उपस्थित होती है। और ये अपन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, एक आंत्र नलिका या आंत्र अपन मान सकते हैं। इसमें यह पास पास में जो रसांकुर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पेनेत कोशिका है, ये गोबलेट सेल्स, अवशोषी, ये केवल आपको दिखाने के लिए, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो लीबर कून पाई जा रही है यहाँ पर, यह जो स्थिति है लीबर कून प्रगुइका, यह क्या करती है, छोटी आंत में उपस्थित होती है जो कि रसांकुर के मध्य में होती है। यह पाचक एंजाइम तथा श्लेष्मा का स्त्राव करती है। और आंतरीय रस में बहुत से एंजाइम होते हैं जो कि सभी प्रकार के भोजन को पचाने में सहायक भी माने जाते हैं। तो ये ल्यूबरकून ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा अपन कहते हैं एक ब्रूनर ग्रंथि होती है। यह ब्रूनर ग्रंथि क्या करती है, यहाँ पर ये ग्रहणी की अधः श्लेष्मिका स्तर में होती है और ये श्लेष्मिक इसका स्त्राव करती है, जो भोजन को क्या बनाती है, चिपचिपा बनाने का कार्य करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मुख्य रूप से यहाँ पर अपन देख रहे हैं कुछ ग्रंथि, उनसे स्त्रावित एंजाइम, उनका कार्य और कार्य स्थल, यानी कार्य कहाँ हो रहा है। सबसे पहले लार ग्रंथि। अब जो लार ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, इससे स्त्रावित एंजाइम होता है टाइलिन, या उसे कहते हैं एमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम भी अपन यहाँ पर मान सकते हैं। अब जो टाइलिन एमाइलेज होता है उसका कार्य क्या होता है, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है उसको वह क्या करता है, छोटे पॉलीसेकेराइड व माल्टोज में परिवर्तित करता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। और ये कार्य कहाँ होता है, मुख्य गुहा में होता है। फिर लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये कार्य होते हैं लार ग्रंथि के। फिर जो आमाशय में जो जठरस पाया जाता है, जठर ग्रंथियों के से स्त्रावित, इसमें एक तो रेनिन है और एक पेप्सिन, दो एंजाइम होते हैं। पेप्सिन तो प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। रेनिन केसिन को पेराकेसिन में बदलता है, अर्थात दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। और ये जो एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से रेनिन वगैरह, ये छोटे बच्चों में सक्रिय रहते हैं। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है, आमाशय में होती है फ्रेंड्स। इसके बाद में देखिए मुख्य रूप से जो अग्नाशय, अग्नाशय रस, उसमें एमाइलेज जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, लाइपेज जो होता है वसा को वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड में चेंज करता है। और न्यूक्लियजेज जो एंजाइम होता है वह न्यूक्लिक अम्ल को डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित करता है। और ये सारी क्रिया फ्रेंड्स कहाँ हो रही है, अपने मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। फिर देखिए आगे अपना जो आंतरीय रस होता है, आंत्र के से स्त्रावित, इसमें माल्टेज एंजाइम होता है, वह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लेक्टेज एंजाइम वह लेक्टोज को ग्लूकोज में कर रहा है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में। लाइपेज एंजाइम वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। फास्फेटेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड प्लस नाइट्रोजनी क्षार यानी कि राइबोज में परिवर्तित करता है। और ये सारी जो रिएक्शंस हो रही फ्रेंड, ये कहाँ पर होती है, छोटी आंत में होती है। फिर बच जाती है लास्ट में यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि में पित्त लवण उपस्थित होते हैं जो वसा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वसीय अम्ल या वसा गोलिकाओं में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो ये इनके मुख्य कार्य माने। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपना पाचन से संबंधित टॉपिक। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक तो करना ही है, साथ में वीडियो को शेयर करना है। और जो चैनल पर नए जुड़े उन्हें कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले जो मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं और आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।